गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी ये वीडियो स्टूडेंट्स देखेंगे, जब कॉलेज आएंगे, उसके बाद ही वो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे और वीडियो देखना चालू करेंगे। आज हम भारतीय समाज व्यवस्था, उसके क्या मूल आधार हैं, व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, इस पे बातचीत करने जा रहे हैं। और सेकंड पेपर ये हमारा सोशियोलॉजी का है। पहले भी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ कि कौन से दो पेपर्स हमारे फर्स्ट ईयर में हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है और दूसरा ये भारतीय समाज है, जिसका आज हम मूल जो आधार है समाज व्यवस्था की, भारतीय समाज व्यवस्था की, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे जो आती हैं इसके अंदर, जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार है, आश्रम सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है। कुछ एक जो मेन बेसिस कहलाते हैं भारतीय समाज के, जो कि आप कह सकते हो एक तरह से कि नींव है भारतीय समाज की, उसके अंदर ये आते हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उसका मेन सेंटर है वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम। परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को हम तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं समझ लें, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कोई भी सामाजिक कार्य जो हैं उनको उचित ढंग से हम विभाजन करें। उचित रूप से श्रम विभाजन व्यक्ति के गुणों, प्रकृति, प्राकृतिक स्वभाव, इन सभी के आधार पर ही हम कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक कार्यों को उनके गुणों, स्वभाव और प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के समूह में बांट देने से ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाते हैं। और प्रत्येक समूह को एक वर्ण मानते हैं हम, और प्रत्येक समूह के सदस्यों के व्यवहार का और कर्तव्यों का एक निश्चित मानदंड भी निर्धारित कर दिया गया है, और ये ही हम कह सकते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था है। अब वर्ण व्यवस्था का जब हम डिटेल में बात करते हैं, तो या शॉर्ट में हम कह सकते हैं बात करते हैं, तो आप लोग शायद ये जानते हो कि 4 वर्णों की हम बात करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये 4 वर्ण जो हैं वो एक हायरार्कियल ऑर्डर में हम कह सकते हैं स्थापित किए गए हैं। उसके बाद आता है आश्रम सिस्टम या आश्रम व्यवस्था। हिंदू धर्म के या हिंदू दर्शन के अनुसार वही जीवन सार्थक है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए बराबर के अवसर दिए गए हों, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था को प्रतिपादित करा गया है, जिसके द्वारा संपूर्ण मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहले भाग में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है और वह अपनी बौद्धिक प्रगति के लिए शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह करता है और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, संतान को जन्म देता है, यज्ञ को संपादित करता है। तीसरा भाग वानप्रस्थ
के स्तर पर वह सांसारिक मोह माया को त्यागने की कोशिश करता है। और चौथा और अंतिम है संन्यास आश्रम, जिसमें कि व्यक्ति सन्यासी बनकर भगवान को पाने के लिए मोक्ष की खोज में अपने को नियोजित करता है। अब हर आश्रम जो है वो 25-25 साल का है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम शुरुआत से पैदा होते से 25 साल, दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और संन्यास आश्रम 75 से 100 साल। मतलब इंसान की जो टोटल आयु है वो 100 साल मानी गई है और उसको इस तरीके से अलग अलग आयु वर्गों में और आश्रमों में बांटा गया है। उसके बाद हम बातें करते हैं संयुक्त परिवार की, जॉइंट फैमिली की। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार संयुक्त परिवार है और ऋग्वैदिक काल से ही सामाजिक जीवन की एक आधारभूत इकाई के रूप में संयुक्त परिवार को हमने स्वीकार किया है। अब परंपरागत रूप में पति पत्नी के अतिरिक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, बहू, सारे नाते रिश्तेदार भी रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाना बनता है, सम्मिलित संपत्ति का उपयोग सब मिलके करते हैं और परिवार का स्वामी या कर्ता जो है वो सबसे बड़ा व्यक्ति मेल होता है, जो कि परिवार के अन्य सदस्यों पे नियंत्रण करता है। हालांकि अब इन सब चीज़ों में बहुत अधिक परिवर्तन आ गए हैं। इस तरह के संयुक्त परिवार जो हैं कम ही अब पहले से बहुत कम हो गए हैं, ये हम सब जानते हैं। बहुत सारे कारणों से संयुक्त परिवार जो हैं, रोज़गार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं और एकांकी परिवार में रहने लग जाते हैं, मगर ये एक कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का आधार है। उसके बाद है कर्म का सिद्धांत। भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता या आधार थ्योरी ऑफ कर्मा या कर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? कर्म करना। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने भाग्य पर भरोसा रखकर अकर्मण्य नहीं हो जाना चाहिए कि सोचेगा कि भाई मैं तो सब भाग्य पे छोड़ दिया और कामकाज नहीं करूं, कि आप पढ़ाई तो करें नहीं और सोचें कि चलो भगवान चाहेगा तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी चीज़ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम बहुत मेहनत कर लें, काम कर लें, फिर हम छोड़ सकते हैं कि चलो अब ये भगवान के भरोसे है, हमने अपनी तरफ से मेहनत कर ली। तो जो भी मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसका भाग्य भी उसी प्रकार का निर्धारित होता है। अच्छे कर्मों को करना मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। और कर्म के सिद्धांत की एक अन्य महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि व्यक्ति को कर्म भी फल की इच्छा के संदर्भ में ही करना चाहिए। कर्म तो इंसान करता है और फल कौन देता है? वो ईश्वर देता है। तो आप गीता का जो संदेश है वो भी ये है कि आप अपना कर्म करो। उसके बाद हम बात करते हैं जाति प्रथा की। जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम भारतीय सामाजिक संगठन की एक बहुत विशेषता जाति प्रथा है। जाति प्रथा का आदि रूप हम वर्ण व्यवस्था बात कर चुके हैं, जिसके अनुसार
समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभ में इस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म और श्रम था, पर धीरे धीरे यह आधार पूर्णतः जन्म हो गया और साथ ही प्रत्येक जाति स्वयं अनेक उपजातियों में बंट गई। अब जाति प्रथा भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित करके भोजन, विवाह, इनके संबंध में कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है और इस प्रकार मनुष्य पर पैदा होने से लेकर मृत्यु तक नियंत्रण रखती है। अब जाति व्यवस्था में भी सभ्य समाज के संपर्क में आने से आज इसका जो परंपरागत रूप है उसमें तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो। तो 5 चीज़ों की आज हमने बात करी है। क्या क्या ये आधार हैं हमारे भारतीय समाज व्यवस्था के। कल हम इसी चीज़ पे आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।